गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मास इफेक्ट और आइसोटोप आइसोटोन आइसोबार एंड द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, इसके पिछले वीडियो में हम मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट वन डिस्कस किए थे। तो ये उसी का पार्ट टू है जिसमें हम मास इफेक्ट वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, सारा चीज हम डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे मास इफेक्ट से। ठीक है, तो ये पार्ट टू है। अगर आप पार्ट वन नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ द मास डिफेक्ट। ठीक है, जो मास डिफेक्ट, ठीक है, जो टर्म है इसको पहले हम समझते हैं। क्या है मास डिफेक्ट? देखो, पहला है मास, उसके बाद लिखा है गया है डिफेक्ट। मतलब किसी एक मास का कुछ डिफेक्ट है। मतलब अगर एक बॉटल का जो वे है वो है 1 किलोग्राम, इसका डिफेक्ट होना मतलब क्या है? आइदर 100 ग्राम कम हो गया है, दैट इज 0.9 kg। तो ये क्या हुआ? डिफेक्ट हो गया है। इसका वे होना चाहिए था 1 kg, लेकिन अब हो गया है 0.9 kg। तो डिफेक्ट क्या रहा? 0.1 kg। और 100 ग्राम इज द मास डिफेक्ट हियर इन दिस केस। 100 ग्राम का इधर क्या है? डिफेक्ट है। तो वही सेम चीज है मास डिफेक्ट, बट यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है? किसका मास है ये? न्यूक्लियस का मास है। न्यूक्लियस, आटम का जो न्यूक्लियस है, उसी न्यूक्लियस का इधर मास डिफेक्ट को शो कर रहा है। इधर एक्चुअली टर्म होना चाहिए था क्या? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मास इफेक्ट। मतलब क्या है? जो न्यूक्लियस है हमारा आटम का, उसी का मास का डिफेक्ट है। किसे डिफेक्ट है? देखो, डिफेक्ट ऐसा है कि अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस का पार्ट है, अगर दोनों को अलग अलग वे करके हम ऐड करेंगे तो इसका वजन ज्यादा होगा कंपैरिजन टू अगर हम एक ही न्यूक्लियस का वजन मापें। ठीक है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? अगर हम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उसको अलग अलग वे करके ऐड करेंगे, उसका वजन ज्यादा होगा अगर हम एक सिंपल न्यूक्लियस का वजन मापेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूक्लियर मास डिफेक्ट्स। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंडिविजुअल masses, the sum of individual masses of the protons and neutrons that makes up a nucleus and the actual measured mass of the nucleus। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है जो हमारा मास डिफेक्ट है वो सम, अगर दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला मिला देंगे, उसके बाद माइनस करेंगे सिर्फ न्यूक्लियस का मास, जो आएगा वो है मास डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, N इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ द होल न्यूक्लियस। देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या है पता चल गया, अब कॉन्सेप्ट समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं कि एक हमारा हो गया दो बॉल। ठीक है, दो आप टेनिस का बॉल ले लो। दो बॉल को अगर आप वे करेंगे या उसका वजन मापेंगे, एक का आएगा 100 ग्राम, दूसरे का आएगा 100 ग्राम। ठीक है, उसको मिला तो 200 ग्राम आया। अगर दोनों को मिला के एक साथ वे करोगे, ठीक है, तो इसका वजन आएगा 190 ग्राम। दिस इज द प्रिंसिपल। ये बॉल केस में नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियस केस में होगा। ठीक है, बट ये जो 10 ग्राम डिफरेंस आया वो कैसे आया, इस कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं। ठीक है, देखो, when a nucleus forms a small amount of mass is lost, this is the most important thing in the mass defect. When a nucleus forms, small amount of mass is lost. This is not a violation of mass conservation, rather than missing mass is converted into huge amount of energy that holds the nucleus together. This energy is released during the formation of the न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि जो एक हमारा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। ठीक है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम मिला देंगे एक न्यूक्लियस में, तो क्या होगा? इसका जो बॉम्बार्डिंग होगा, इसका जो अट्रैक्शन होगा, उसी अट्रैक्शन में कुछ उसी अट्रैक्शन से कुछ मास क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। उसी अट्रैक्शन में कुछ मास क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। मतलब उस मास कन्वर्ट हो जाएगा
क्या एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ मास हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट होगा? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसका अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन होने से क्या होगा, कुछ मास हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो जब न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा, जो एन फॉर्मेशन होगा, उसका वजन थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ मास तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका वे अगर 100 ग्राम होगा, इसका 98 ग्राम होगा या 90 ग्राम होगा। ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट क्यों वजन कम होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस? बिकॉज द मिसिंग मास, बिकॉज मास इज कन्वर्टेड इनटू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। ओके, वेरी सिंपल, समझ में आ गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अलग अलग है, दोनों का वे जो है, वजन जो है वो अलग अलग है। अगर हम मिला देते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, दोनों को, तो उसी समय क्या होगा, कुछ मास का कन्वर्जन हो जाएगा एनर्जी में। तो यहाँ पर मास तो चला गया, कुछ फॉर्मेशन हो गया न्यूक्लियस, तो इसका कुछ मास चला गया है, तो इसका क्या वजन थोड़ा कम होगा, इसका वजन थोड़ा ज्यादा होगा। दिस इज द सिंपल फंडा, दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द mass defect. I hope you are clear about the concept. So यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अलग अलग वे क्या है। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसका मास है 4.03292। ठीक है, इधर न्यूक्लियस का मास कितना दिया है, 4.00260। देखो यहाँ पर ज्यादा वजन है, यहाँ पर कम वजन है। क्यों वजन है? क्योंकि थोड़ा जो जब मिला है, ये जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है, तो कुछ मास कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में, इसके लिए, इसकी वजह से ये सब डिफरेंस हुआ है। कितना कन्वर्ट हुआ है देखो, यहाँ पर जो 260 है, 298 है, अप्रोक्सीमेटली 38 AMU, 0 पॉइंट कितना है, 0.3292, this is 0.03298। यहाँ पर आप लिख देंगे 0.00260। ओके, सब्ट्रैक्ट कर लो, दिस इज 8, दिस इज 3, दिस इज 0, दिस इज 3, दिस इज 0। ओके, so 0.03038 AMU is the mass defect. I hope you are clear about the mass defect, and just see the example and you will know everything. नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, अभी तो मास डिफेक्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो उसी का रिलेटेड है हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। फिर से हम टर्म को डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। देखो न्यूक्लियर का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, जो कोई भी कुछ चीज को बाइंड कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है न्यूक्लियस में क्या क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूरा है। तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो एनर्जी इसको बाइंड करके रख रहा है, जो एनर्जी इसको अट्रैक्ट करके रख रहा है, उसे बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पास में अट्रैक्ट करके रख रहा है, उसी एनर्जी को हम बोलेंगे क्या, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सिंपल डेफिनेशन को चलते हैं। It is the minimum energy required to completely separate an atomic nucleus into its constituent protons and neutrons. It is also the energy released when a nucleus is formed from the individual nucleons. ठीक है, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसको कितना एनर्जी देने से वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, कितना एनर्जी देने से वो दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएगा। कितना एनर्जी देने से, जितना यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स में लगा है, अगर उसे ही हम ब्रेक कर देंगे तो ये अलग हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर
बाइंडिंग एनर्जी। वेरी सिंपल एग्जांपल देख लो, मतलब अगर ये एक मैग्नेट है M1, ये एक मैग्नेट है M2, ठीक है, इनके अंदर लेट से 10 न्यूटन का फोर्स है, इसके अंदर 10 न्यूटन का फोर्स है। कितना मिनिमम एनर्जी, कितना मिनिमम वर्क हम प्रोवाइड करने से ये दोनों मैग्नेट अलग होगा? इधर हम देंगे अगर 10 न्यूटन तो ये अलग होगा, या ग्रेटर देन दिस लाइक 11, 12, 13 न्यूटन देने से ये दोनों अलग हो जाएंगे। बट मिनिमम कितना देना चाहिए? 10 न्यूटन अगर देंगे तो ये दोनों अलग होंगे, 9 न्यूटन देने से अलग नहीं होंगे, बिकॉज इनका अट्रैक्शन फोर्स ही 10 न्यूटन है। ठीक है, वैसे ही जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनके अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अट्रैक्शन के लिए लगा होगा। अगर उसी एनर्जी को हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे? अलग होंगे। उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, वेरी सिंपल। Next, relationship to the mass defect. Binding energy is a direct consequence of mass defect as described by Einstein's equations. That is, E is equal to mc square. This is the conservation of energy law. Okay. So, law of the conservation of the energy. The missing mass from the mass defect is the energy that binds the nucleus together. ठीक है, तो सिंपल है, जो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो बाइंड हुए हैं, उसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, वो जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, कितने, कौन सा एनर्जी है? वही एनर्जी है जो मास डिफेक्ट में मास रिलीज हो गया था, एनर्जी में जो कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, वही ही एनर्जी है हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था, कुछ मास क्या एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, कितना मास कितना एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था, उसको हम डेल्टा एम बोलते हैं। कितना एनर्जी कन्वर्ट हो गया था, उसको हम डेल्टा ई बोलते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को ही, डेल्टा ई को ही हम बोलेंगे क्या? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कितना एनर्जी रिलीज हुआ है एक न्यूक्लियस फॉर्मेशन होने से कितना एनर्जी रिलीज हुआ, जितना होगा, और उसी एनर्जी को फिर से हम न्यूक्लियस को दे देंगे, तो न्यूक्लियस क्या होगा? डिवाइड होकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। This is the relationship between the nuclear binding energy and the mass defect. Okay, so this is the formula. This is the binding energy, nuclear binding energy del m into c square. E is equal to mc square. This is the formula. ये हमारा mass defect है del m. C is the speed of the light. Okay, यहाँ पर E हमारा क्या हो गया? Nuclear binding energy. Now we can calculate the nuclear binding energy by the Einstein's equation E is equal to mc square. Okay. Now let's see the stability. A higher binding energy per nucleon indicates a more stable nucleus. This is the key concept used to explain why certain nucleus are more stable than others. देखो, ये एक सिंपल चीज है, मतलब न्यूक्लियस में, जो कोई भी न्यूक्लियस में अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो उसका न्यूक्लियस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। उसका न्यूक्लियस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। जो कोई भी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी लो है, उसका न्यूक्लियस क्या है? वीक है। क्यों? अगर थोड़ा भी एनर्जी इधर चला जाए तो उसका न्यूक्लियस क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा उसका न्यूक्लियस को सेपरेट करने में। इसके वजह से क्या होता है? जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होता है उसका न्यूक्लियस सबसे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, उसका न्यूक्लियस सबसे स्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन 56 एंड निकेल 62। निकेल 62 जो है वो पूरा ही अर्थ में सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है, उसका सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, पर न्यूक्लियस द बाइंडिंग एनर्जी इज हायर देन अदर एलिमेंट्स, ये आप याद रख सकते हैं। आयरन 56 भी बहुत सारे बुक्स में दिया गया है, लेकिन निकेल 62 इज द राइट आंसर। निकेल 62 पूरा ही हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी उसका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो, न्यूक्लियस स्मॉलर मास प्लस बाइंडिंग एनर्जी सेपरेटेड न्यूक्लियस और स्मॉलर मास। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, या यह प्रोटॉन यह न्यूट्रॉन जो दोनों हैं, वो क्या है? अट्रैक्टेड होके एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं।
उसी एनर्जी को अगर हम बाहर से देंगे बाइंडिंग एनर्जी, तो ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर नाउ सेपरेटेड बाय गेनिंग द energy same as binding energy. Okay, so this is the concept of the binding energy, that is called nuclear binding energy. नाउ ये तो दोनों कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया है। नाउ हम पढ़ेंगे तीनों इजी कंसेप्ट्स, जो है आइसोटोप, देन है आइसोटोन, एंड लास्ट इज आइसोबार। ये तो बहुत ही सिंपल है, याद रख सकते हैं आप। देखो, आइसोटोप, आइसोटोन एंड नेक्स्ट स्लाइड में है आइसोबार। कॉन्सेप्ट समझते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको याद रखेंगे कि आइसोटोप में प्रोटॉन नंबर सेम है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। ठीक है। आइसोटोन में क्या याद रखेंगे, न्यूट्रॉन नंबर क्या है, सेम है, और हमारा प्रोटॉन नंबर क्या है, प्रोटॉन नंबर एंड मास नंबर हमारा डिफरेंट है। प्रोटॉन एंड मास नंबर हमारा डिफरेंट है। वैसे ही हमारा क्या है, आइसो बार। आइसो बार में क्या है, एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, आइसो बार में क्या है, एटॉमिक मास सेम है, बाकी हमारा प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है। इसको इजी से हम कैसे याद रख सकते हैं, देखो आइसोटोप में P है, तो दिस इज प्रोटॉन नंबर सेम। आइसोटोन में क्या है, N है, दैट इज न्यूट्रॉन नंबर सेम। वैसे ही आइसोबार जो है, आइसोबार उसमें क्या है, A है। A मीन्स एटॉमिक मास इज सेम। अदर हमारे जो सब न्यूक्लियस है वो सब क्या है, डिफरेंट है। तो ये इजी वे में आप याद रख सकते हैं, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार में कौन सा न्यूक्लियस, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल सेम है, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल अलग है। ठीक है, ये आपका इजी हो गया याद रखने के लिए। नाउ हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट, सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स। जो आइसोटोप्स है वो सेम एलिमेंट्स का होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन नंबर सेम रहेगा बट एटॉमिक हमारा न्यूट्रॉन नंबर और मास नंबर डिफरेंट रहेगा। देखो, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, दिस इज प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्राइटियम। ओके, प्रोटॉन नंबर 1 1 1, बट देखो न्यूट्रॉन नंबर क्या है, 0 1 2, न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग है। ये है प्रोटॉन, ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम, ये है ट्राइटियम, ये है रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन एटम जो कि लेस अबाउंडेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे आइसोटोन पे। आइसोटोन पे क्या है, आइसोटोन्स आर द न्यूक्लियेट्स और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पर क्या था, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का एग्जाम्पल होगा, यहाँ पर होगा डिफरेंट एलिमेंट्स का एग्जाम्पल, दैट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द एटॉमिक मास। इसका एग्जाम्पल क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखो, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स होगा। आइसोटोप पे क्या होगा, सेम एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन का कितना प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। यहाँ पर कितना है, 8 प्रोटॉन है। ठीक है, बट न्यूट्रॉन क्या है, सेम सेम है। देखो, 8 न्यूट्रॉन, यहाँ पर भी 8 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स आर सेम बट प्रोटॉन्स आर डिफरेंट एंड द मास नंबर्स आर ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, इसका मास नंबर कितना होगा, 16, इसका मास नंबर कितना होगा, 14। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल of carbon and the oxygen, where the neutrons number are same but protons and the atomic mass are different. Now let's move to the next slide and the last slide, where we will discuss about the isobar. Simple, देखो isobars are different elements that have the same mass number but different atomic number. Okay, यहाँ पर example है, different elements लिखा है, example क्या है, आर्गन है और क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, आर्गन का कितना है, देखो 40 40, मतलब एटॉमिक मास आर सेम 40 एंड 40, बट प्रोटॉन नंबर आर डिफरेंट 18 एंड 20। ओके, सो ये आपका एग्जांपल क्या हो गया, किसका, आइसो बार का। तो आप एग्जांपल कैसे याद रखेंगे पूरा, देखो ये है हमारा आइसोटोप, ये है हमारा आइसोटोन, ये है हमारा आइसो बार। ठीक है,
तो आइसोटोप में हमारा क्या है, सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पर आपका डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट चला गया। ये सेकेंड पॉइंट, इसमें क्या सेम है, यहाँ पर प्रोटॉन नंबर सेम है, यहाँ पर हमारा न्यूट्रॉन नंबर सेम है, यहाँ पर हमारा एटॉमिक मास सेम है। यहाँ पर डिफरेंट क्या क्या है, प्रोटॉन को छोड़ के क्या क्या है, हमारा न्यूट्रॉन डिफरेंट है एंड एटॉमिक मास डिफरेंट है। यहाँ पर डिफरेंट क्या क्या है, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है एंड एटॉमिक मास डिफरेंट है। यहाँ पर क्या क्या डिफरेंट है, न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर आर different. So this is the simple way to remember the isotope, isotone and isobar, and I have also given the examples in the slides. You can also remember and note down. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, please like, share and subscribe to your friends and the radiology students. Thank you so much.